हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीएससी प्री 2023 की जो हमारा 9999 एमसीक्यू का एक कोर्स चल रहा है, उसका हम 14वां भाग आज करने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, सुपर डुपर प्रश्नों की ये सीरीज़ है। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था मैं ये एक यूनिट के 1,000 क्वेश्चन रख लूँगी तो टोटल 10,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन जब भी मैं टेस्ट बना रही हूँ तो कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है यार इंपॉर्टेंट है, डलना है, इसको तो पढ़ना ही। तो ये करीब 10,100 प्रश्नों का कलेक्शन है, 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम अक्टूबर का करंट भी इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले हो जाए 10-15 दिन। तो इसी कारण से मैंने इसमें अक्टूबर का करंट भी डाला है। बहुत ही शानदार है, हर क्वेश्चन हर कवर, मतलब चाहे वो परिवहन से संबंधित करंट के क्वेश्चन हो, चाहे मध्य प्रदेश करंट, चाहे भारत का करंट, चाहे आयोग के करंट, कुछ भी हो, बहुत ही शानदार तरीके से इसको कवर किया है। सभी लोग इसको ज़रूर लीजिएगा। बहुत ही कम रेट में इसको, जितना मुझे कॉपी का खर्चा आगा वो उतना ही आपको मैं लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, बोल रहे हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया। कुतुब मीनार का निर्माण, देखो कुतुब मीनार का जो सबसे पहले कुतुब मीनार आपको दिख रहा होगा इनमें से कि कुतुबुद्दीन से मिलता हुआ लिख रहा होगा आपको कुतुब मीनार। तो जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और जब दिल्ली का जो अंतिम हिंदू शासक था उसकी पराजय हो गई थी तो 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको, ये 73 मीटर ऊंची मीनार के रूप में इसको निर्मित कराया था। लेकिन इसका ये इनकी मृत्यु हो गई थी और इसका जो उत्तराधिकारी हुए थे इल्तुतमिश, उन्होंने इसका जो काम है वो पूरा करवाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब इसकी नींव अगर रखी, आपसे पूछें कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी है तो उसका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। लेकिन इसका निर्माण किसने पूरा किया तो इसका आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और इनका इल्तुतमिश का पूरा निर्माण है, पूरा नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश है। और जो कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो लगभग 1199 या 1193 ईस्वी, वैसा बोला जाता है। कहीं कहीं 1199 और कहीं कहीं 1199, कहीं कहीं 1193 है, तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। और ये जो बनाई गई थी कुतुबुद्दीन मीनार, वो नमाज अदा करने की पुकार लगाने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद इसके जो इल्तुतमिश आया था, इल्तुतमिश का शासन रहा था 1211 से 36 इसका शासक रहा था। इसके बाद आपसे पूछे कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो गुलाम वंश के संस्थापक जो थे वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक थे। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद अपना शासन बनाया था और उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो उनकी डेथ के बाद उनके ये गुलाम थे और ये शासन करने लगे, इसलिए इसको गुलाम वंश कहा जाता है। और आपसे पूछें गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है, तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, फेसबुक ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। इंस्टा मेरा आकांक्षा 1957 के नाम से है। इसके अलावा मैंने एक चैनल बनाया है जीके विद आकांक्षा का, उसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। उसकी लिंक मैंने कमेंट में डाली है, जिससे आपको ध्यान रहे, तो वहाँ से आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा, गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था, इसलिए उसने गुलाम वंश की नींव डाली। अब गुलाम का गुलाम कौन हो गया, इल्तुतमिश। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था वो इल्तुतमिश था, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसके बाद गुलाम वंश में आराम शाह आए थे, फिर इल्तुतमिश आए थे, फिर रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह आए, रजिया सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत में राज करने वाली पहली महिला सुल्तान थी। इसके बाद बहराम शाह, मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, ये गुलाम वंश के संस्थापक थे। इसके बाद आपसे पूछे कि गुलाम वंश का अंतिम संस्थापक कौन था, तो वो था कैकाबाद, या इसको कूकाबाद भी बोलते हैं। गुलाम वंश का अंतिम संस्थापक कौन था, तो कैकाबाद या कूकाबाद गुलाम वंश का अंतिम शासक था। याद रखिएगा, मोहम्मद कैकाबाद, ये बलवन का पोता था। बलवन का ये पोता था। कौन, जो मैं बोल रही हूँ, कैकाबाद जो था गुलाम वंश का जो अंतिम संस्थापक था, वो बलवन का पोता था। अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी।
ये सभी दिल्ली सल्तनत के शासक हैं, तो किसको दी गई थी? इल्तुतमिश को, बलबन को, रजिया को या कुतुबुद्दीन ऐबक को? लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई थी? तो लाख बख्श की जो उपाधि दी गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई थी? तो लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। और ये क्यों दी गई थी? क्योंकि यह ना बड़े पैमाने पर दान करते थे। बड़े पैमाने पर दान देने के कारण इनको क्या बोला जाता था? बड़े पैमाने पर दान देने के कारण इनको लाख बख्श बोला जाता था। क्यों? क्योंकि ये बड़े पैमाने पर दान देते थे। याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श की उपाधि किसको दी जाती है? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी जाती है। आपसे पूछे क्यों दी जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है दान देते थे, यही कारण है कि इनको लाख बख्श की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन है जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हो गई थी? वह सुल्तान कौन है जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हो गई थी? तो ऐसा कौन सा राजवा, देखो ये दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, तो इसी से ही संबंधित ये जितने भी क्वेश्चन है ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित हैं। ऐसा कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हो गई थी? पोलो उस समय भारत का बहुत ज़्यादा अच्छा राष्ट्रीय खेल माना जाता था। और इनमें से कौन है जो इसकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेल रहे थे, उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का ग़ुलाम था। और 1206 में इन्होंने अपने को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया और अपना जो वंश था उसको ग़ुलाम वंश की मान्यता दी। 1206 से 1290 तक ग़ुलाम वंश का शासन चला था और ये भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था। पोलो खेलते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनके बाद जो था वो आराम शाह राजगद्दी पर बैठा था, जिसके बाद इल्तुतमिश बैठा था। और कैकाबाद इस राजवंश का अंतिम शासक था 1290 में। 1206 से ये स्टार्ट हुआ था, 1290 तक ये चला था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का ग़ुलाम था और इनको दामाद भी उन्हें अपनी लड़की से इनकी शादी कर दी थी, तो इनको दामाद भी बोला जाता है। 1211 से 1236 तक शासन किया था। और 1205 में रजिया सुल्ताना जो इल्तुतमिश की बेटी थी और उसने 1236 से 1240 तक शासन किया था। और बलबन जो थे, जो इल्तुतमिश का जो पोता था नसीरुद्दीन महमूद, उसका वजीर था। और बलबन ने 1266 से 1287 तक शासन किया था। तो याद रखिएगा, पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ये थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ये किसकी पुत्री थी? ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इनको रजिया सुल्ताना के नाम से जाना जाता है। 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर इनका शासन रहा था। और इनका बोला जाता है इन्होंने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह ये दरबार में घूमती थी। और इनका 1205 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता मैंने बताया इल्तुतमिश थी और माता कुतुब बेगम थी। इनको दिल्ली में दफनाया गया था और इनके दादा कुतुबुद्दीन ऐबक माने जाते हैं। तो कौन थी उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका? रजिया सुल्तान। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल करने के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गए थे? मैंने बताया था तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा चुके थे मोहम्मद गौरी, और उन्होंने उत्तर भारत पर शासन कर लिया था। और उसी दौरान जब वो गए हुए थे तो उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से जिसके भरोसे ये छोड़ के गए थे उन्हीं ने ही आगे राजवंश संभाला था। तो वो कौन थे? वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गए थे। और जैसे ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने ग़ुलाम वंश की स्थापना की थी। और ये जो मोहम्मद गौरी था वो अफ़गानी था, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद गौरी क्या था? मोहम्मद गौरी अफ़गानी सेनापति था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अभी मैंने बताया, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी।
खैर ये मेरा MPPSC प्रीलिम्स का पैकेज है। ये टोटल 11 बुकलेट हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार सुपर डुपर तरीके से, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में तैयार की गई। जैसे कि बुक्स में आपको पूरा एक थ्योरी टाइप दिया होता है, एकदम पढ़ने में बर्डन लगता है, लेकिन इनको बहुत ही शानदार तरीके से बनाया है। टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग इनको तैयार किया गया है। ये टोटल 11 बुकलेट हैं और इसमें करंट अफेयर्स भी है। जितना भी सिलेबस के अनुसार यूनिट 10 अलग अलग यूनिट में डिवाइड है, तो उसी के अनुसार ये भी अलग अलग यूनिट में डिवाइड किया गया है। और इसका चार्ज जो है 2599 है। साथ में कुरियर चार्ज इसका अलग रहता है। जो भी 2023 की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, 2024 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो ये नोट्स मंगा सकते हैं और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। इसके साथ आपको एक पेड व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा। ये ऑनलाइन तैयारी के लिए है। ऑफलाइन आपको ये नोट्स दिए जाते हैं और ऑनलाइन आपको एक ग्रुप मिलता है जिसमें आपकी तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा ये है वो हमारी तूफ़ानी रामबाण जो सीरीज़ है टेस्ट की, महाअभ्यास नाम इसको इसलिए दिया है मैंने कि उसमें हर क्वेश्चन कवर है। आप इसको 15 दिन में लगातार बैठ के लगाएंगे तो आपकी पूरे महाअभ्यासी का 10,100 प्रश्नों की तैयार हो जाएगी। हर यूनिट के, चाहे करंट के हो चाहे गेम्स स्पोर्ट्स के हों, सब कुछ इसमें कवर किया गया है। बहुत ही शानदार ये तूफ़ानी श्रृंखला है और यही इसी से ही मैं आपको अभी जो क्वेश्चन करवा रही हूँ वो इसी का ही महाअभ्यास जो 12 है उसी में से ही क्वेश्चन लेके करवा रही हूँ। और इसको टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम अक्टूबर के भी करंट डाल रहे हैं, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। 2 से 3 दिन में इसको लॉन्च कर दूँगी। जितने भी लोग हैं जहाँ भी ये मंगवाना चाहते हैं आप मंगवा सकते हैं। बहुत ही कम रेट रखूँगी। ये 2 बुकलेट के रूप में आएंगी क्योंकि ज़्यादा प्रश्न है तो हम बाइंडिंग कराते हैं फाइलों की, तो 2 बाइंडिंग में ये आपको मिलेंगी। 2 बुकलेट के रूप में मिलेंगी। करीब 700-800 पेजेस इसमें रहेंगे ताकि आपको बोल्ड लेटर में आप घर पर बैठ के हर टेस्ट पेज के नीचे उनके आंसर दिए हुए हैं, तो आप आराम से बैठ के अपने सेट लगा सकते हैं। एक ग्रुप भी मिलेगा इसके साथ भी जहां आप डिस्कशन कर सकते हैं। इसकी जानकारी सभी लोग मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ये व्हाट्सअप नंबर लिखा है, अपना नंबर सेव करवा दीजिएगा। स्टेटस के थ्रू, व्हाट्सअप ग्रुप के थ्रू और वीडियो के थ्रू भी इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो दिल्ली के सुल्तान का जब उसने पद संभाला था, जब दिल्ली सल्तनत में वो शासक बना था, उसके पहले नसीरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। किसका था? नसीरुद्दीन महमूद का ये प्रधानमंत्री था। और नसीरुद्दीन महमूद ने ही बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। किसकी दी थी? उलूग खां किसको बोला जाता है? बलबन को बोला जाता है, याद रखना। उलूग खान किसको बोला जाता है? उलूग खान बलबन को बोला जाता है। और दिल्ली की सुल्तान का पद संभालने से पहले ये नसीरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था और इसी नसीरुद्दीन महमूद ने इसको उलूग खान की उपाधि दी थी। याद रखना, बलबन को उलूग खान की उपाधि किसने दी थी? एक ही नसीरुद्दीन ने दी थी। एक ही टॉपिक के पीछे मत पड़े रहिएगा, सबको बराबर महत्व दीजिएगा। हर क्वेश्चन हर इंपॉर्टेंट होता है, एक एक नंबर से बहुत सारे बच्चों का रह जाता है हर बार की हर बार, इसलिए हर क्वेश्चन को आपको महत्व देना है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत बनने से पहले, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पहले जो बलबन था वो किसका प्रधानमंत्री था? नसीरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। और नसीरुद्दीन महमूद ने इसको क्या बोला था? नसीरुद्दीन महमूद ने इसको उलूग खां की उपाधि दी थी। और ये नसीरुद्दीन जो था वो इल्तुतमिश का पुत्र था। इसे दरवेशी राजा के नाम से जाना जाता था। याद रखना, नसीरुद्दीन महमूद कौन था? नसीरुद्दीन महमूद जो था वो इल्तुतमिश का पुत्र था। किसका था? इल्तुतमिश का पुत्र था नसीरुद्दीन महमूद, और इसे दरवेशी राजा के नाम से जाना जाता था। और बलबन जो शासक बन हुआ था 1266 से 1287 तक था। और यह जो चालीसा चहलगानी दल का जो सदस्य था, ये जो बड़े बड़े समूह होते हैं, बड़ी बड़ी शक्तियाँ जो होती हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं, उसका ये सदस्य था। इसने एक मजबूत केंद्रीकृत सेना बनाई थी और एक सैन्य विभाग दीवान अर्ज की भी स्थापना इसने की थी। इसके अलावा इसे को जिले इलाही भी बोला जाता है। जिले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की उपाधि या नियावत खुदाई, ये भी इसने उपाधि धारण की थी। इसके अलावा इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का और तांबे का सिक्का जारी किया। ये भी आपसे पूछेंगे कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने चांदी का सिक्का और तांबे का सिक्का जारी किया था? तो वो इल्तुतमिश ने किया था। और दिल्ली का सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का शासक था? नसीरुद्दीन महमूद का। नसीरुद्दीन महमूद उलूग खान की उपाधि दी थी। और नसीरुद्दीन महमूद किसका पुत्र था? इल्तुतमिश का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था?
देखो, दिल्ली सल्तनत का जो राज्यपाल राजत्व था वो कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट हुआ 1206 से, और इब्राहिम लोदी 1526 तक ख़त्म हुआ, क्योंकि 1526 में बाबर आ गए थे, मुग़ल साम्राज्य की नींव जिन्होंने रखी है। और बाबर ने इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसके बाद मुग़ल सत्ता आरंभ हो गई थी और दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गई थी। तो ये कब से कब तक रहा? 1206 से 1526 ईस्वी तक ये शासन रहा है। और यहाँ पे अलग अलग बहुत ही दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास था वो बहुत ही अच्छा रहा था, क्योंकि यहाँ पे 5 राजवंश थे। ये भी याद रखना, ये आपसे पूछेंगे दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश थे। तो दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश थे, और जिनमें से गुलाम वंश था जो 1206 से 1290 तक रहा। खिलजी वंश 1290 से 1320 रहा था। तुगलक वंश 1320 से 1414 रहा था। और सैयद वंश 1414 से 1451 रहा था। और लोधी वंश 1451 से 1526 रहा था। जो 4 पहले के वंश थे, वो जो 4 वंश मैंने बताए हैं शुरू के, गुलाम, खिलजी, तुगलक और सैयद, ये तुर्की थे। जबकि जो लास्ट का जो लोधी वंश था वो अफ़गानी था। आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का समूह वंश सबसे ज़्यादा समय तक रहा और कौन सा दिल्ली सल्तनत का समय सबसे कम समय तक रहा। ये दोनों आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के चहलकानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चेहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, या इल्तुतमिश, या रजिया सुल्तान? तो इसका श्रेय दिया जाता है बलबन को। चहलगानी या 40 दासों का एक समूह जाना जाता था, इसको गयासुद्दीन बलबन ने नष्ट कर दिया था। याद रखना, चहलगानी को किसने नष्ट किया था? चहलगानी शब्द उसने बनाया था, इल्तुतमिश ने इसको बनाया था चहलगानी को, और बलबन ने इसको नष्ट कर दिया था। और उसने इस समूह का निर्माण किया था क्योंकि उसको एहसास हुआ था कि तुर्की कुलीन भरोसेमंद नहीं है और उसको उखाड़ फेंक सकते हैं। तो उसने अपने विश्वास पात्रों को एक समूह बना दिया था, जिसको अमीर चहलगानी या चालीसा के रूप में जाना जाता है। और गयासुद्दीन बलबन ने इसको नष्ट कर दिया था। वह स्वयं इसका सदस्य था, लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश की हत्या हुई उसने इसको नष्ट कर दिया था। 1266 में इसने चहलगानी को नष्ट कर दिया था। और एक और क्वेश्चन पूछता है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने अपनाई। सिजदा पोगोस भी बलबन ने किया। और ये अमीर खुसरो का संरक्षक था, मतलब अमीर खुसरो इसके संरक्षण में रहते थे, और ये फ़ारसी साहित्य का संरक्षक था। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है कि ऐसा कौन सा शासक था दिल्ली सल्तनत का जो सबसे कम समय तक रहा, और ऐसा कौन है जो सबसे ज़्यादा समय तक रहा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।